इतनी इमरजेंसी हुई, जब लड़ाई सभी सफाई कर्मी मुजरा देख रहे थे बाहर में। हॉस्पिटल में गार्ड होते हैं, समझ में आता है। बाउंसर ये पब है, डिस्को है जो बाउंसर रखे हैं। 50,000 1 लाख रुपए में लड़की बिक जाएगी, उस दिन बोला गया है हमारी महिलाओं को। और हाँ, मेरे पास पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहे हैं, मेरे पास रैंडमली कॉल भी आ रहे हैं, मेरे पास धमकियां भी आ रही है कि मुद्दा हटा लो, इतना पैसा ले लो, मरवा दिए जाओगे, एक लड़की हो 22-23 साल की लड़की क्या उखाड़ लोगी, ऐसे भी कॉल्स आ रही है। तो वो सफाई कर्मी से इनके ऊपर केस क्यों करवा रहे हैं? प्रबंधन क्यों नहीं केस कर रहा है? कि बिना बताए, परिजन को बिना बताए, बिना सूचित किए हुए गांधीनगर अस्पताल से सैमफोर्ड भेजा गया, ये सबसे पहला क्राइम यहाँ है। सैमफोर्ड अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा मेरे पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि मैं दबंगी करने आ गई, मैंने झूठे आरोप लगाए, मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं पैसे लेके आई हूँ, बहुत तरह की मामला जो मेरे पे मुझे पता चला, तो मैं बस उन सभी चीज़ों का जवाब देने के लिए आई हूँ। सबसे पहली बात कि 16 तारीख को जो पीड़िता के परिजन हैं उनके द्वारा मेरे पास आवेदन आता है कि अमीषा जी ऐसा मामला है, हम लोगों को बार बार बरगलाया जा रहा है कि आपके मरीज को हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो सरोज देवी हैं, जो मरीज वहाँ एडमिट हैं, उनके पति का सबसे बड़ा आरोप लगा कि जब से हम सैमफोर्ड आए हैं तब से एक भी दवाई नहीं चला है। सबसे पॉइंट टू बी नोटेड, ये होना चाहिए सर। दूसरा बात ये है कि इनका कहना है कि कभी भी हम लोगों को ये नहीं बताया गया गांधीनगर अस्पताल से निकालने के बाद कि हम लोग सैमफोर्ड जा रहे हैं, सैमफोर्ड जा रहे हैं, ये बताया ही नहीं गया। तो ये उनके जो परिजन है, उन्होंने जब बोला कि सैमफोर्ड अस्पताल हम आ गए, तो क्यों आए? ये तो बड़ा अस्पताल है, यहाँ तो पहले नाला था, यहाँ पे तो पहले जंगल था, ये मतलब इनको नहीं ज्ञात था कि यहाँ पे इतना बड़ा अस्पताल भी है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं, मेरी औकात नहीं है अभी इलाज कराने की। बोले कुछ नहीं है, गांधीनगर अस्पताल से डायरेक्ट सैमफोर्ड रेफर किया गया। ये बात भी परिजनों को नहीं पता है, इस बात को भी नोट किया जाए जनता वासियों कि बिना बताए, परिजन को बिना बताए, बिना सूचित किए हुए गांधीनगर अस्पताल से सैमफोर्ड भेजा गया, ये सबसे पहला क्राइम यहाँ है। दूसरा क्राइम, इनको कहा गया कि हम सब अच्छे से इलाज करेंगे, 24 से 48 घंटे तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो पीड़िता मरीज है, जो आज रिम्स में मर रही है, उनके पति ने ये कहा कि 24 से 48 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। जब ये कहने के लिए गए तब एक कंपाउंडर आके बस चेक किया। उसके बाद पता चला, इनके परिजन के द्वारा मुझे ये ज्ञात हुआ कि उस महिला को एक भी मेडिसिन नहीं पड़ा है। ये जब वहाँ गए रूम में, बोले ये तो मेडिसिन ही नहीं है। तो वो बोले कि तब यहाँ कुछ इलाज नहीं हो रहा, हमको रिम्स भेज दीजिए। बोले नहीं, सब इलाज हो रहा है। बोले यार ये मेडिसिन नहीं है, ना पानी का जो सेट होता है वो भी नहीं है, ना कोई इंजेक्शन है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो वेट करते हैं, 6-7 दिन वेट करेंगे हम लोग। तो ये क्या किए कि 1 सप्ताह तक वेट किए कि चलो मेरी जो पत्नी है वो ठीक हो जाए। 1 हफ्ता बीता, जब मामला बिगड़ने लगा तब ये लोग डिस्चार्ज के लिए बोले कि अरे यार इलाज नहीं हो रहा है, पैसे पे पैसे बना रहे। मानती हूँ मैं, मेडिक्लेम है, सीसीएल कर्मी रिटायर्ड सीसीएल कर्मी की पत्नी थी, मानती हूँ इस बात को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ों में भी तो आवाज़ उठाना चाहिए कि मेडिक्लेम आप झूठ मूठ का क्यों कर रहे हैं? आप ना पानी चढ़ा रहे हैं, अपना इंजेक्शन दे रहे हैं, अपना कोई दवाई चढ़ा रहे हैं, बस एक पैरासीटामोल दे रहे हैं, 8 लाख का 2 लाख का बिल बना रहे हैं, फिर बोलते 12 लाख एस्टिमेट हम दे दिए हैं। तो ये तो गलत है। अगर कोई दवाई चढ़ाएंगे तभी तो आप एस्टिमेट दे पाएंगे। तो इसीलिए उनके परिजन के द्वारा मेरे पास ये आवेदन आया कि देखिए अमीषा जी, इतना सारा गंभीर मामला है, जब ये मामला हम लोगों से नहीं हो पाया, मैं बहुत और भी जगह गया तो लोगों ने कहा, परिजन को कहा कि बड़े अस्पताल है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसमें, हम लोग गरीब का कुछ नहीं है, आराम से बीवी को ले जाइए, जी तो जी, मरी तो मरी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था। तो मैं बस वही 17 तारीख को आरोप कर लगाया गया मेरे पे कि हम 40 महिलाओं को, 40 लोगों को लेके आए थे, सीसीटीवी पूरा रोड का निकालिए। हम मात्र 16 महिला और इधर से 20 लोग थे हम लोग, मेरे मिला के सिर्फ 20 लोग थे और सभी महिलाएं थी, मेरी सभी महिलाएं थी और जो पीड़िता के जो परिजन थे, बस वही आरोप पहला लगाया गया कि बहुत महिला लेकर हम आए, किसी ने भेजा, हम दबंगी किए। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, जांच का विषय है, जांच कीजिए। दूसरी बात है, ये कहा गया कि अंदर में मैंने मार शुरू किया, मैंने हाथापाई शुरू किया। मैं बस इतना बोलती हूँ सर सभी लोगों से कि अगर मैं गलत हूँ तो सजा मुझे मिलेगी, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूंगी। अंदर का सीसीटीवी फुटेज लाया जाए। मेरा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि निष्पक्ष होकर जांच किया जाए। अगर जहां भी सहयोग की जरूरत होगी वहां अमीषा प्रसाद खड़ी मिलेगी। मैं तो भगौड़ी नहीं हूँ जो भागने वाली हूँ। और हाँ,
मेरे पास पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहे हैं, मेरे पास रैंडमली कॉल भी आ रहे हैं, मेरे पास धमकियां भी आ रही है कि मुद्दा हटा लो, इतना पैसा ले लो, मरवा दिए जाओगे, एक लड़की हो 22-23 साल की लड़की क्या उखाड़ लोगी, ऐसे भी कॉल्स आ रही है। आपके पास इसका कुछ सबूत रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड किया है? थाना भी गए थे उसके बाद शायद आप लोग? कहाँ पे? थाना भी गए थे जी ना? हम लोग, हाँ जी हम लोग थाना गए थे। और जब हम लोग थाना गए 17 तारीख, जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक और बात झूठ बोला गया था कि 3 बजे से 7 बजे तक हम लोग आंदोलन किए, जबकि हम लोग 3 बजे पहुंचे ही थे वहाँ, ये भी रिकॉर्डेड। 3:30 बजे 4 बजे से शुरू हुआ होगा, मोस्टली 3:30 बजे खत्म हो गया था 2 घंटे में, क्योंकि 7-8 बजे तक हम लोग थाना में थे, 7 बजे के बाद हम थाना में थे। एक और बात सर, जब हम लोग थाना गए तो थाना में बहुत लंबा, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, तो मैं जब गई तो बहुत लंबा प्रोसेस बताने लगी, ये करो, इंजरी कराओ, मेरी महिलाओं का चोट लगा है, मेरी महिलाओं का पेट में चोट लगा है, तो हम लोग इंजरी वगैरह बनवा रहे थे। उसका उन लोगों ने कहा कि डायरेक्ट अस्पताल से इंजरी आपको नहीं बनवाना है, सरकारी अस्पताल से बनेगा, जो हम लिख के देंगे। वहाँ बैठे रहे, वहाँ पे हमारे जो भैया हैं आकाश भैया जी ने एक लाइव चलाया, वो टाइम कितना हो रहा है, 8:30-9 बज रहा होगा, तो उन्होंने कहा एफआईआर जो नंबर है अभी आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग 10:30 बजे आइएगा, तब तक इंजरी करा लीजिए। रात भर इंजरी कराने लग गया, क्योंकि 13 महिलाओं का इंजरी होना था, रात भर लग गया। सुबह में हम लोग को 8 बजे एफआईआर जो केस नंबर है वो मिला। केस नंबर मिलने के बाद सर मैं बोलना चाहूँगी, केस नंबर मिलने के बाद जब मैंने वो पेपर चेक किया तो मेरा एफआईआर हुआ है 9 बज के कुछ मिनट में, मैं मौजूद थी मैं। और प्रशासन के बाद अस्पताल के एक सफाई कर्मी के द्वारा जो मेरे पे केस किया गया है, झूठा मुकदमा ST/SC का, ST जाति सूचक बना के मैंने छेड़छाड़ किया है, उसका सूचक बना के मैंने उनको बहुत मारा है, 9 धाराएं लगी हैं हमारे ST/SC के नाम पे। अब वो जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है कि मैं थाना में मौजूद थी, 8:30 बजे केस कैसे रजिस्टर हो सकता है। पुलिस प्रशासन से भी मैं बोलूंगी उसका भी CCTV दिया जाए। सैमफोर्ड से ये कहना है मेरा कि जब उनके प्रबंधन का कहना है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया अमीषा जी के द्वारा और इनके टीम के द्वारा और इनके संगठन के द्वारा, तो वो सफाई कर्मी से इनके ऊपर केस क्यों करवा रहे हैं? प्रबंधन क्यों नहीं केस कर रहा है? जो कि ST/SC मुकदमे, ST/SC के अंदर इन्होंने मुकदमा किया, इनकी 10-12 महिलाएं तो इनकी खुद ST/SC थी, तो ये कैसे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं? जिनको ये साथ लेकर चल रही हैं, क्या उनके साथ ये मतलब ऐसा कर सकती हैं अन्याय? और हर कुछ अंदर से लेकर बाहर तक और बाहर से लेकर अंदर तक सबका CCTV फुटेज है। क्यों फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है? कौन मारा है, किस तरीका से मारा है, कितना बदतर व्यवहार किया गया है। हम कहते हैं आप लोग भी स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में बाउंसर का कल्चर मैंने ये पहली बार सुना है। हॉस्पिटल में गार्ड होते हैं, समझ में आता है, बाउंसर ये पब है, डिस्को है जो बाउंसर रखे हैं, मुझे ये बाउंसर का कल्चर समझ में नहीं आया। उसके बाद अपने कानून के हिसाब से पुलिस भी, महिला पुलिस छू सकती है महिला कर्मी को, लेकिन यहाँ पुरुष बाउंसर लात से, हाथ से झोंटा पकड़ के मार रहे हैं। मतलब ये कहाँ तक मतलब न्याय संगत है? प्रशासन के द्वारा भी प्रशासन भी वहाँ पे थी और मतलब उनके सामने भी जिस कदर मारा गया, ये गिर गई थी, इनके ऊपर लात रख के मारा गया है। तो ये सब बातों को समझना होगा कि सैनफोर्ड हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, क्या गुंडाई चल रहा है। तो अगर उस समय प्रशासन थी वहाँ पर तो उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम मैं बताना चाहूंगी, वहाँ के सदर थाना प्रभारी जी है ना, वो मौजूद थे। जब इतने सारे हंगामा होने लगा तो मुझे लगा पुलिस आ गया, तो मुझे लगा हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम लोग जनता है। तो हम लोग आए तो मैं वहाँ पे बहुत प्यार से बोली, वो बोले कि क्या मैटर है, तो मैं वहाँ गई, बोले अंकल ऐसा बात है। मैंने अंकल बोल के बोला कि अंकल नहीं क्या करिए आप लोग, और उनका फेस कभी उधर नहीं गया, वो अस्पताल के अंदर घुसे ही नहीं, वो सीधा हम लोग को डांट रहे। एक महिला इंस्पेक्टर लेके आए, वो सीधा बोलती है छोटा पैक बड़ा धमाका बनी है तुम, अभी तेरे में देखो तुम अभी जेल में चक्की पीसोगी, ऐसे से करके हमारी महिलाओं का मुझे डराया जा रहा है। लेकिन मैं बस एक बात ही आपको बोलूँगी कि जितने भी वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो बस अंधे बनकर खड़े थे। मैं ये एकदम ओपनली बोलूँगी, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, वायरल वीडियो चल रहा है। उन लोग के सामने हमें मारा गया, उन लोग के सामने हमें घसीटा गया, उन लोग के सामने जलील किया गया, लेकिन एक भी पुलिस प्रशासन ने, एक बात बताइए, बहुत अच्छे ऑफिसर होते हैं ना, SP सर, DIG सर, DSP सर, एक बार चिल्ला देंगे तो लगेगा कि नहीं आप कोई कुछ नहीं कर सकता। एक वीडियो वायरल चल रहा है सर, अभी पुलिस वही खड़ी है, पीछे सफाई कर्मी स्टाफ जो है सैमफोर्ड के हंस रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, देखिए आप वीडियो में, और हंस के प्लानिंग बना के मेरे ऐसे पकड़ के मुझे नीचे किया गया। और उसी दौरान एक महिला पुलिस है जो हमारी जो महिला है उनका ऐसे करके बाल करके भी ऐसे की हुई, ये रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्डेड है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारा यही कहना है सर, अगर हम गलत हैं, हम तो युवा हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं किसी भी राजनीति
किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लोग उस दिन एंगल दे रहे थे कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली कोई लड़की होगी। मैं एक युवा हूँ, मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग निकालिए। मैं 15 से 16 साल की उम्र से मैं ये सब काम कर रही हूँ। मैंने तमाम काम किया है सर, बहुत हर मुद्दे में रेप के मुद्दे में काम किया है, लड़कियों के लिए काम किया है, स्वास्थ्य विभाग में काम किया है। मैं यहाँ से बनारस तक गई हूँ, आंदोलन के लिए मैं बनारस तक गई हूँ। तो मेरे वीडियोज हैं सोशल मीडिया में, आप मेरा कैरेक्टर देखिए कि मैं क्या ऐसी हूँ कि कोई भेज देकर हम आ गए। नहीं, बिना केस किए बिना आवेदन दिए हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। हम लोगों को लगा कि सैफर्ड अस्पताल वाले, वो जो मैम है ना, मैम का नाम नहीं जान रही, एक मैम है वहाँ पे जो येलो सूट पहनी हुई थी, उनको भी हमने प्यार से बोला था शुरुआत में कि क्या मामला है पहले आप बताएं। वो इतना मैम एग्रेसिव हो गई, इतना चिल्लाने लगी उस दिन कि आपका जो भी मैटर है, जो भी ये है, बाहर जाके कीजिए, अस्पताल में नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात सर, हम लोग जितनी भी महिला थे ना, आप वीडियो में होगा, पुरुष लोग ऐसे पकड़ पकड़ के पूरा निकाल रहे हैं, कभी हाथ से चेस्ट पे टच हो जा रहा है, कुछ और हम लोग को कोई मतलब नहीं है। एक आदमी तो ऐसे कर रहा है, घुटना से हम लोग को निकाल रहा है पूरा, डॉक्टर पीछे से मार रहा है, नर्स वो एकदम कर रही है, सब हंस रहा है। एक बार ऐसा आया, एक और बात, सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा अस्पताल है, इतने इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो जब लड़ाई हो रही थी तब सभी सफाई कर्मी, नर्स, डॉक्टर बाहर में क्या मुजरा देख रहे थे बाहर में। आपका इतना इमरजेंसी केस था तो अंदर पेशेंट को छोड़ के आप क्यों आए? बस एक लड़की को और एक महिलाओं को नीचा दिखाने कि एक लड़की आ गई है। अरे क्या बोला जा रहा है पीछे में? अरे ऐसा बहुत आंदोलन होता है हमारे अस्पताल में, 50,000 1 लाख रुपए में लड़की बिक जाएगी। उस दिन बोला गया है हमारी महिलाओं को, दे दो ना 20-20 हजार रुपए, ये लड़की बिक जाएगी। हम बिकने वाले में से नहीं है, नमक भात खाएंगे, ईमानदार की लड़की है। उन्होंने ये मेरे पे आरोप लगाया, मैं भी तो कर सकती हूँ मानहानि का केस। मैंने बस अभी तक अस्पताल प्रबंधक में एक केस किया था संगठन के माध्यम से। केस मैंने पहले किया, लेकिन उनका केस पहले रजिस्टर्ड हुआ है मेरे पे, ST/SC का केस जो रजिस्टर्ड हुआ है वो भी एकदम गलत। 9 धाराएं मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरा